देखो एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या, देखो एलिमेंट का मतलब होता है तत्व। बिजनेस एनवायरनमेंट किस किस चीजों से मिलके बना हुआ है, बिजनेस एनवायरनमेंट किस किस चीजों से मिलके बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहले देखो इंटरनल एनवायरनमेंट है और एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दो कैटेगरी में बांटा गया है। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, बिजनेस के अंदर का एनवायरनमेंट। बिजनेस के अंदर का एनवायरनमेंट तो देखो कंट्रोलेबल होता है, जो हमारे कंट्रोल में होता है, हमारे बिजनेस के कंट्रोल में होता है, दिस इज कॉल्ड इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, इंटरनल के अंदर में देखो जैसे ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव है हमारे कंट्रोल में, पॉलिसीज है हमारे कंट्रोल में, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे रखना है, मैनेजमेंट कैसे होगी, है ना, ये प्रोडक्शन मेथड क्या है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी रखनी है, ये सारा का सारा सिस्टम हमारे कंट्रोल में होता है। ये हमारे को अफेक्ट नहीं करते, ये एनवायरमेंटल फैक्टर हमारे को अफेक्ट नहीं करते, अफेक्ट करते हैं एक्सटर्नल वाले जो हमारे हाथ में नहीं होते, ऑर्गेनाइजेशन के आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। ये ऑल आर द एलिमेंट्स विच अफेक्ट द बिजनेस, है ना। ये सारे के सारे एनवायरमेंट है जो हमारे को अफेक्ट करते हैं। ये अफेक्ट नहीं करते क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में होते हैं, हम अपने हिसाब से इनको एफिशिएंट बना सकते हैं। ठीक है, हम अपने हिसाब से अपने बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एम्प्लॉय बिहेवियर है हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है ना वो। ठीक है, अब देखो मैक्रो, देखो इसके बाद में एक्सटर्नल फैक्टर, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जो हमारे बिजनेस को प्रभावित करते हैं और हमारे बिजनेस का उस पर कोई कंट्रोल भी नहीं होता, हमको इनके हिसाब से चलना पड़ता है, ना कि ये हमारे हिसाब से चलते हैं। समझ आ रही नहीं आ रही, बिजनेस के हिसाब से नहीं चलेंगे ये, बिजनेस इनके हिसाब से चलेगा, बिजनेस इनको देखता हुआ चलेगा, बिजनेस इनको वॉच करता हुआ चलेगा ताकि बिजनेस अच्छे से मार्केट में रन कर सके। बिजनेस एनवायरनमेंट को देखते हुए चलेगा तो बिजनेस का फायदा ही फायदा है, अगर एनवायरनमेंट को देखते हुए नहीं चलेगा तो बिजनेस का नुकसान ही नुकसान है। देखो माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट है एक, तो माइक्रो जो डायरेक्ट प्रभाव डाले, लिख लो चाहे इस पे, डायरेक्ट इंपैक्ट करे, डायरेक्ट जो प्रभाव डाले, दिस इज कॉल्ड माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट। एक होता है मैक्रो जो इनडायरेक्ट घुमा के है, इनडायरेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट। इनडायरेक्ट मतलब मैक्रो मतलब जो इनडायरेक्टली प्रभाव डाले बिजनेस पे, इसका डायरेक्ट प्रभाव ना पड़े, इसका घुमा फिरा के इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़े, दिस इज कॉल्ड मैक्रोज एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर में देखो क्या है, माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट में कस्टमर आ जाते हैं, सप्लायर आ जाते हैं, कंपटीटर आ जाते हैं, पब्लिक आ जाती है, मार्केट इंटरमीडिएरीज आ जाते हैं। ये सारे के सारे लोग वो लोग हैं जो डायरेक्ट बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, जो बिजनेस को डायरेक्ट प्रभावित कर रहे हैं। समझ आ रही है, तो ये बात है। इंटरनल एनवायरनमेंट, देखो इंटरनल तो बताया ना मैंने, इंटरनल एनवायरनमेंट रेफर्स टू द ऑल दोज फैक्टर विच आर देखो प्रेजेंट विद इन द बिजनेस इटसेल्फ एंड आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट डायरेक्टली कंट्रोलेबल होता है, बिजनेस के कंट्रोल में होता है, बिजनेस इनको कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो कंट्रोलेबल नहीं होता, हमको उनके हिसाब से चलना पड़ता है, हमको उनको देख के चलना पड़ता है। माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, माइक्रो एनवायरनमेंट रेफर्स टू द दोज एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट विच आर क्लोजली रिलेटेड टू द बिजनेस एंड इन्फ्लुएंस ईच बिजनेस यूनिट डिफरेंटली। हर बिजनेस यूनिट को डिफरेंट बिजनेस यूनिट को उनके बिजनेस के अकॉर्डिंग उनको अफेक्ट करते हैं। ये सही है कि नहीं है, मतलब इनको देख के चलना जरूरी है, इनके हिसाब से होना चाहिए काम सारा का सारा, जब काम बिजनेस चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा आपका बिजनेस मार्केट में। कस्टमर है, देखो इसके अंदर में देखो जैसे कस्टमर है, सप्लायर है, अगर आप कस्टमर के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, कस्टमर की नीड्स को पूरा नहीं करोगे, कस्टमर की चॉइस को पूरा नहीं करोगे, कस्टमर की प्रेफरेंस को पूरा नहीं करोगे, क्या आपका मार्केट में बिजनेस टिकेगा? नहीं टिकेगा बिजनेस मार्केट में। अब कंपटीटर है, अगर कंपटीटर कोई अच्छी चीज प्रोवाइड कर रहा है, आप नहीं करोगे तो आपका मार्केट में बिजनेस फेल। ठीक है, कंपटीटर की भी तो पॉलिसीज को, रूल्स रेगुलेशन को देखते हुए चलना पड़ता है। कंपटीटर क्या खेल खेल रहे हैं वो भी तो देखना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस में हो तो आपको देखना तो पड़ेगा कंपटीटर किस लेवल का काम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तभी आपका बिजनेस सक्सेस कर सकते हैं। सप्लायर की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। मान लो एक सप्लायर नाराज हो गया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सप्लाई नहीं कर रहा माल की, हमारा तो काम रुक गया, हमको 2-3 सप्लायर अपॉइंट करने पड़ेंगे। अगर ये वाला बंदा नहीं करवा पा रहा प्रोवाइड तो ये वाला करवा देगा। ठीक है, सप्लायर्स। इसके बाद में पब्लिक देखो, पब्लिसिटी, बैड पब्लिसिटी भी कर सकती है, गुड पब्लिसिटी भी कर सकती है। इस पे डिपेंड करता है ना कि भाई हमारा बिजनेस का नेचर कैसा है, हम बिजनेस में व्यवहार कैसे कर रहे हैं, कस्टमरों के साथ में कैसा हमारा लेन देन हो रहा है। तो ये सारे लोग क्या है, माइक्रो फैक्टर है जो डायरेक्ट प्रभाव डालने वाले लोग हैं। डायरेक्ट प्रभाव डालने वाले लोग ये सब लोग हैं। मैक्रो एनवायरनमेंट कौन से होंगे? मैक्रो एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होएगा जो इनडायरेक्टली प्रभाव डाले। दे आर इन्फ्लुएंस ऑल द बिजनेस एंटरप्राइजेज डिफरेंटली बट इनडायरेक्टली।
मतलब डायरेक्ट प्रभाव नहीं डाल रहे और इनके ऊपर कंट्रोल भी नहीं होता। मैक्रो के अंदर में जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। क्या टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करके चलना पड़ेगा? जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा ना ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है लंबे समय तक, आपको टेक्नोलॉजी के साथ मन के चलना पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस आ रहे हैं आपको करने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। जब भी आप बिजनेस में टिक सकते हो मार्केट में, नहीं तो पुरानी टेक्नोलॉजी को कौन अडॉप्ट करेगा, कौन खरीदेगा, कौन बाय करेगा? आप पुरानी टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हो तो कोई आपका बिजनेस में कस्टमर नहीं बन पाएगा। टेक्नोलॉजी को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, है ना। इसके अंदर में देखो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट है, हमारी इकोनॉमी का एनवायरनमेंट है, उसको भी तो देख के चलना पड़ेगा। लीगल एनवायरनमेंट है, उसको भी तो देख के चलना पड़ेगा। सोशल एनवायरनमेंट है, उसको भी देखना पड़ेगा। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, उसको भी देखना पड़ेगा। ये ऑल आर द फैक्टर विच अफेक्ट द बिजनेस इनडायरेक्टली। ये सारे के सारे फैक्टर बिजनेस को इनडायरेक्टली प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर में देखो डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। Dimension of business environment include economic, socially, technological, political and legal conditions which are considered relevant for the decision making and improving the performance of an enterprise। ये सब चीजें देख के चलोगे तो आपका बिजनेस की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, आप डिसीजन मेकिंग ले सकोगे मार्केट के उतार चढ़ाव को देखते हुए। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वगैरह और ये सारी चीजें डिसीजन मेकिंग पे प्रभावित करेगी ना भाई, प्रभाव डालेगी, सीधी सी बात है। देखो इन कंट्रास्ट विद इंटरनल एनवायरनमेंट एंड माइक्रो एनवायरनमेंट दीज देखो कंडीशंस फैक्टर एक्सप्लेन द जनरल एनवायरनमेंट विच मोस्टली इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट ऑल द फर्म एट द सेम टाइम। मतलब डायरेक्टली प्रभाव डाले जो जैसे माइक्रो फैक्टर है जो, उसके बारे में बोल रहे हैं। देखो वन कैन बेनिफिट बाय बीइंग अवेयर ऑफ दीज फैक्टर इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग। मतलब क्या है, सीधी सी बात है, बेनिफिट लेना चाहिए ना आपको, अवॉइड नहीं करनी चाहिए ये चीजें। अभी देखो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? इकोनॉमिक्स में हमारे देश की अर्थव्यवस्था में क्या एनवायरनमेंट चल रहा है, कितनी इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई की दर कितनी है ना, इंटरेस्ट रेट कितना है, ठीक है। स्टॉक मार्केट इंडाइसिस क्या है, स्टॉक मार्केट कितना अप चल रहा है, कितना डाउन चल रहा है, वैल्यू ऑफ रुपीज कितनी है, कितनी नहीं है। तो ये सारे के सारे आपको ध्यान में रखते हुए चलने पड़ेंगे ना, ये सारी चीजों को देखते रहना पड़ेगा। मतलब इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है। समझ आया नहीं आया? इसके बाद में देखो एग्जांपल्स। देखो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट इंक्रीज द डिमांड ऑफ देखो होम एंड कार्स। भाई अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो क्या होएगा? इंटरेस्ट रेट कम होने से क्या होएगा? डिमांड जो है बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी घरों की। और जो कार वगैरह, मान लो कार लोन सस्ते में मिल रहे हैं तो कार लोन की डिमांड बढ़ जाएगी, लोन ज्यादा लेंगे लोग अगर ब्याज सस्ता है तो। राइज ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, अगर मान लो टैक्स कम हो जाए तो डिस्पोजेबल इनकम मतलब जो खर्च करने वाली इनकम है बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। लीड्स टू इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। हाई इन्फ्लेशन इंक्रीजिंग इन द कॉस्ट ऑफ बिजनेस। भाई अगर महंगाई ज्यादा होगी तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ लेबर बढ़ेगी, सारी चीज बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। सीधी सी बात ये है। मतलब क्या है, आप देख के चलोगे तो बिजनेस में मतलब क्या है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा, तो पॉजिटिव पॉइंट है एक तरह से। देखो इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट ऑन द बिजनेस। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट होता है बिजनेस पे? देखो फर्स्ट देखो इट क्रिएट्स न्यूमेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट फॉर द वेरियस एंटरप्राइज सच एज फर्स्ट ए डिक्रीज इन द बैंक इंटरेस्ट रेट, सिग्निफिकेंस इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एंड वाइस वर्सा। भाई अगर मान लो बैंक रेट डिक्रीज होता है, मान लो बैंक का लोन का ब्याज कम होता है तो डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? लोग ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा लोन लेंगे तो ज्यादा खर्चा करेंगे, ज्यादा खर्चा करेंगे तो डिमांड ज्यादा आएगी। सही है। तो इसके बाद में देखो ये इस तरह से इफेक्ट करता है। दूसरा पॉइंट देखो ए राइज इन द इनकम ऑफ द पीपल लीड्स टू इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एंड वाइस वर्सा। भाई इनकम राइज होती है मान लो इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? अगर इनकम राइज हो रही है लोगों की तो प्रोडक्ट की डिमांड अपने आप ही बढ़ेगी। इसके बाद में देखो हाई इन्फ्लेशन रेट, अगर इन्फ्लेशन रेट हाई हो रही है तो रॉ मटेरियल महंगा पड़ेगा, रॉ मटेरियल महंगा पड़ेगा तो देखो प्रोडक्ट महंगे पड़ेंगे, प्रोडक्ट महंगे पड़ेंगे तो आपकी डिमांड कम होगी। देखने जरूरी है ना ये भी चीजें, सारी इकोनॉमिकल कंडीशन है, सारी की सारी ध्यान में रखनी चाहिए अपने को। इम्पैक्ट होंगे ये इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के, ठीक है, ये सारे के सारे इम्पैक्ट है। अब मान लो मेरे को लगता है कि भाई आगे और महंगाई बढ़ने वाली तो मैं रॉ मटेरियल पहले ही खरीद के रख लूंगा सारा का सारा। सोशल एनवायरनमेंट मतलब सोशली सामाजिक रूप से क्या एनवायरनमेंट चल रहा है वो भी तो स्टडी करना जरूरी है ना। देखो कस्टम्स एंड ट्रेड्स, वैल्यूज, सोशल ट्रेंड्स,
देखो कस्टम्स एंड ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में, है ना, वैल्यूज क्या है, सोशल ट्रेंड क्या चल रहा है, सोसाइटी एक्सेप्शन फ्रॉम द बिजनेस। मतलब कहने का ये सीधा सीधा मतलब है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, अगर ट्रेडिशन क्या है, वहाँ का ट्रेडिशन क्या है। मान लो इंडिया के अंदर में दिवाली, होली को, है ना, दशहरे को, है ना, इस क्रिसमस को, गुरु पर्व को, इनको स्पेशल त्यौहार मान के चला जाता है। इनको स्पेशल त्यौहार मान के चलते हैं तो क्या होएगा, ये ट्रेडिशन है, इन ट्रेडिशन को देखते हुए चलना पड़ेगा ताकि आप बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ले पाओ। अब दिवाली के अकॉर्डिंग आप दिवाली का सामान बेचोगे, है ना, होली के अकॉर्डिंग आप होली का सिस्टम करोगे, है ना। समझ आ रही नहीं आ रही, मतलब क्या, ट्रेडिशन को भी तो देखना पड़ेगा ना, वैल्यूज को देखना पड़ेगा। देखो रेफर्स टू द कंसेप्ट दैट सोसाइटी होल्ड इन द हाई एस्टीम, मतलब उनकी वैल्यूज क्या है, सामने वाले की इंपॉर्टेंस क्या है, वो भी तो देखनी पड़ेगी ना। सच एज फ्रीडम, सोशल जस्टिस कितना है, इक्विटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, नेशनल इंटीग्रेशंस, ठीक है। सोशल ट्रेंड क्या चल रहा है, देखो प्रेजेंट वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट टू बी वेरियस बिजनेस यूनिट। बहुत सारे थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज है जो हमारे बिजनेस को मिलते हैं, मतलब एक तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। अगर आपके नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाले, आपको लगता है कि भाई आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, तो आप एनवायरनमेंट को स्टडी करके रोकने की कोशिश कर सकते हो। उसको अलार्मिंग सिचुएशन देता है आपको, सही है कि नहीं। सोशल एनवायरनमेंट से भी जुड़ा हुआ होना चाहिए आदमी को, ताकि बिजनेस अच्छे से चले। देखो इट्स क्रिएट न्यूमेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट फॉर वेरियस एंटरप्राइज सच एज। देखो ट्रेडिशन, देखो ट्रेडिशन, देखो क्या है ट्रेडिशन, क्या होता है, किसी गांव का, किसी शहर का ट्रेडिशन, जहाँ पे आपका बिजनेस है वो देखते रहना पड़ेगा ना, क्या ट्रेडिशन है यहाँ का, उसके हिसाब से आप माल प्रोवाइड करवाओगे, है ना। अब इसके अंदर में देखो क्या है, ट्रेडिशन प्रोवाइड सिग्निफिकेंस फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रीटिंग कार्ड कंपनी। देखो ग्रीटिंग कार्ड कंपनीज, स्वीट एंड जो भी कन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चर, टेलरिंग आउटलेट्स एंड मैनी अदर रिलेटेड बिजनेस। अब जैसे मान लो दिवाली आ रही है, उसको टेलर को पता है कि भाई अब काम ज्यादा होने वाला है, लोग नए कपड़े सिलवाएंगे, है ना, तो वो स्टॉक ज्यादा रखेगा। वो सारी चीज गारमेंट वाले को पता है कि काम ज्यादा होने वाला है, उस हिसाब से वो स्टॉक रखेगा। ओकेजनली ट्रेडिशन देख के वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकता है, सही है कि नहीं है। उसको पता है कि अब मंदी का सीजन है तो माल ज्यादा रखने का फायदा नहीं है। एनवायरनमेंट को स्टडी करेगा तभी तो पता चलेगा उसको। इसके बाद में वैल्यू क्रिएट करेगा, नहीं करेगा ये। फ्रीडम ऑफ चॉइस इन द मार्केट, मार्केट में फ्रीडम देगा कस्टमर को। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द सोसाइटी, सोसाइटी का अंग होने के कारण बिजनेस एक समाज का हिस्सा है, इसीलिए क्या है, बिजनेस जो है अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए, प्रॉपर अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा। जो अच्छे प्रोडक्ट कम दाम पे प्रोवाइड करेगा मार्केट में, वही मार्केट में टिक पाएगा। इसके बाद में देखो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस, मतलब नॉन डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी होनी चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब डिस्क्रिमिनेट ना करे, इस एम्प्लॉय को इतने दे रहे हैं, इस एम्प्लॉय को उतने दे रहे हैं, ना, काम के हिसाब से, एफिशिएंसी के हिसाब से प्रोवाइड करे पैसे। सोशल जस्टिस है ये भी एक तरह का, है ना। सोशल ट्रेंड देखो क्रिएट डिमांड फॉर प्रोडक्ट लाइक ऑर्गेनिक फूड, है ना। अब सोशल ट्रेंड के जिम वगैरह, है ना, आजकल लोग सेहत का ज्यादा ख्याल रख रहे हैं, जिम वगैरह, है ना, मिनरल्स वाटर एंड फूड सप्लीमेंट्स वगैरह ले रहे हैं ना, फूड सप्लीमेंट भी ले रहे हैं। तो लोग आजकल ज्यादा ध्यान रख रहे हैं भाई हमारा सेहत खराब ना हो। तो एक तरह से एग्जाम्पल, एक तरह से सोशल ट्रेंड चल रहा है आजकल हमारे इंडिया की मार्केट में, ठीक है। इसके बाद में आगे देखो कंपोनेंट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट क्या है, देखो जैसे सोशल एनवायरनमेंट किस किस चीजों से मिलके बना है। बर्थ रेट है जैसे, है ना, डेथ रेट है, कंपनसेशन कंपनसेशन ऑफ फैमिली है, कंजप्शन ऑफ हैबिट है, क्या कंजप्शन कर रहे हैं कंज्यूमर, पॉपुलेशन शिफ्टिंग, पॉपुलेशन कहाँ शिफ्ट हो रही है, किस प्रोडक्ट की और शिफ्ट हो रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, एजुकेशनल सिस्टम एंड लिटरेसी रेट क्या है हमारे देश के अंदर में, सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द वर्क फोर्स, हमारे देश में वुमेन्स कितनी वर्क फोर्स के अंदर में है, कितनी काम धंधे में लगी हुई है ना। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, देखो सीधी सीधी बात है, अगर जो बिजनेस से टेक्नोलॉजी के साथ बन के चलेगा ना, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करेगा, वही मार्केट में रहेगा, बाकी लोग मार्केट से बाहर हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे अब नोकिया है, मैंने बताया था जैसे एग्जाम्पल, नोकिया ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया, उसको सबसे पहले ऑफर मिला था एंड्रॉइड का ऑफर उसने ठुकरा दिया, क्या कह के कि भाई हमारे को जरूरत ही नहीं है एंड्रॉइड की, हमारे कीपैड फोन इतने बिक रहे हैं, हमको जरूरत ही नहीं है। मार्केट मोनोपोली थी उनकी, पहले ज्यादातर नोकिया के फोन बिकते थे,
अब क्या है, नोकिया पिट चुका क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी को अपनाया नहीं है। नोकिया का कोई नाम नहीं लेता कि नोकिया के फोन खरीदने हैं। जो टेक्नोलॉजी के साथ बन के चलेगा ना, मार्केट उसी की है भाई। जो टेक्नोलॉजी को कुछ नहीं समझेगा ना, उसके साथ में ऐसा ही कुछ हाल होगा। समझ आ रही है नहीं आ रही? टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट रेफर्स टू द साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन रिलेटिंग टू वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज। अब वीवो वाले रोज नया फोन, नई टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रहे हैं, कभी कुछ। अभी तो ड्रोन कैमरे का वाला फोन भी निकालने की सोच रहे हैं ये। समझ आ रही है? तो कहने का मतलब क्या, ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है ना। आप अगर टेक्नोलॉजी के साथ चलोगे तो आपका बिजनेस चलता रहेगा, नहीं तो आपका बिजनेस रुक जाएगा। टेक्नोलॉजिकली चेंजेस जरूरी हैं। सामने वाला क्या टेक्नोलॉजी अपना रहा है, हम भी अपनाएं। यूं नहीं है पिछड़ी हुई टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, लोगों को सर्विस दे रहे हैं, कोई सर्विस नहीं लेगा, कोई गुड्स नहीं खरीदेगा आपके कल को। समझ आ रही है? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जरूरी है। ठीक है, तो ये न्यू वे ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। नए नए तरीके आ रहे हैं, मशीनें आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजी की एडॉप्ट करनी पड़ेगी। एक मशीन तो ऐसी आती है जो 1000 लेबरों का काम इकट्ठा कर देती है। हम आज भी वो मशीन लेके बैठे जो 10 लेबरों का ही काम कर पा रही है। हमको वो मशीन लेनी चाहिए ना, 1000 लेबरों को जो काम कर रही है। कॉस्ट बचेगी, टाइम बचेगा, प्रोडक्ट सस्ते पड़ेंगे तो कस्टमर को कम प्राइस में हम प्रोडक्ट अवेलेबल करवा सकते हैं। कस्टमर को कम प्राइस में प्रोडक्ट अवेलेबल करवाएंगे तो कस्टमर ले पाएगा प्रोडक्ट को। ठीक है, न्यू मेथड एंड टेक्निक ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस। नए मेथड, नई टेक्निक्स आ रही है ऑपरेट करने की बिजनेस को। ये सारे के सारे मैक्रो फैक्टर के बारे में डिस्कशन हो रही है। देखो एग्जाम्पल, देखो वो अभी जो मैंने एग्जाम्पल रखे वो भी लिख सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मॉडिफाइड द वे इन विच कंपनीज एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट। पहले क्या ट्रेडिशनली एडवर्टाइज कर रही थी, आजकल तो मॉडिफाई कर दिया। टीवी में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है आज की डेट में, एडवर्टीजमेंट का बन चुका है। पहले तो टीवी वगैरह में ऐड करते थे ज्यादातर, है ना, टेलीविजन पे ऐड कर दिया, अखबार में ऐड डाल दिया। आजकल तो सोशल मीडिया पे छाई हुई है मार्केटिंग का सिस्टम। इसके बाद रिटेल, देखो रिटेलर हैविंग डायरेक्ट लिंक विद सप्लायर हु रिपब्लिश स्टॉक व्हेन नीडेड। मतलब कहने का सीधा मतलब है, रिटेलर को डायरेक्ट संबंध रखने चाहिए, जब भी माल खत्म हो सीधा सप्लायर से आ जाए। मैन्युफैक्चरर्स हैव फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होना चाहिए, जब चाहे चेंज कर सके। मैन्युफैक्चरर को फ्लेक्सिबल सिस्टम रखना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर डिमांड, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड अपने सिस्टम को चेंज किया जा सके। कस्टमर की नीड ज्यादा जरूरी मायने रखती है ना, कस्टमर क्या किस तरह का गुड्स चाहता है, किस तरह की सर्विसेज लाइक करता है, तो उस तरह से आपको बनाना पड़ेगा, जब भी आपका मार्केट में प्रोडक्ट चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इसके बाद में आगे चलो, एयरलाइन, देखो कंपनीज हैव देयर ओवन वेबसाइट वेयर कस्टमर कैन लुक्स फॉर फ्लाइट टाइम्स, डेस्टिनेशन, फेयर मतलब किराया, एंड बुक देयर टिकट ऑनलाइन। आजकल फ्लाइट्स की जो कंपनीज हैं, जैसे एयर इंडिया है ना, इंडिगो है, ये सारे के सारे क्या है, इन्होंने अपनी बनाई हुई है वेबसाइट। यहाँ पे जाके आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो, ऑनलाइन फेयर देख सकते हो, टाइमिंग देख सकते हो, कितने बजे की फ्लाइट कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, वो तो सभी ने बनाई हुई है। ट्रेन की भी है, IRCTC की, वहां पे जाके भी चेक कर सकते हो टाइमिंग क्या है ट्रेन का, है ना। बस वालों ने भी बनाई हुई है, सभी का सिस्टम है। ठीक है, तो मतलब आपको टेक्नोलॉजिकल, मेरा कहने का मतलब है आपको टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा, नएपन के साथ चलना पड़ेगा अगर आपको मार्केट में टिकना है। तो आप मैनुअली काम कर रहे हो, आजकल कंप्यूटर आ चुके हैं, आप फिर भी मैनुअली काम कर रहे हो, गलत है ना। बिजनेस मैनेजमेंट इतनी बढ़िया से नहीं हो पाएगी। समझ आई नहीं आई? तो ये बात है। आपको लगता है कंप्यूटर में खर्चा है, खर्चा नहीं है, कंप्यूटर खर्चा बचाता है। ठीक है, इसके बाद में देखो शिफ्ट इन डिमांड, देखो इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऑन बिजनेस। देखो इट क्रिएट न्यूमेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट फॉर द वेरियस एंटरप्राइजेस। देखो शिफ्ट इन डिमांड, देखो फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब टू ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर पे वो हुए हैं, ट्रांसपेरेंट हुए हैं। देखो फ्रॉम स्टीम जो भी है टू डीजल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजन पे ट्रांसफर भी हुए हैं। देखो अब पेट्रोल के छोड़ के आजकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे ट्रांसफॉर्म हुए लोग, हो रहे हैं धीरे धीरे करके। फ्रॉम देखो फॉर्चून पेन टू बॉल पेन, देखो फाउंटेन पेन से बॉल पेन पे आ रहे। पहले क्या था, वो इंक भरते थे लोग, आज फाउंटेन पेन होते थे, आजकल बॉल पेन पे आ रहे हैं लोग, उनको पता है ना। हाँ, इसके बाद में देखो फ्रॉम देखो प्रॉपरली एयरलाइन टू जेट, एयरलाइन से जेट पे आ रहे हैं। मतलब एग्जांपल दे सकते हो ये सारे,
इन्होंने अपने दिए हैं, देखो इसके फ्रॉम टाइप राइटर टू द कंप्यूटर, टाइप राइटर से कंप्यूटर पे शिफ्ट हुए लोग, हुए है ना, सीधी सी बात है। मतलब लोग पहले साइकिलों पे चलते थे ज्यादा, आज व्हीकलों पे शिफ्ट हो गए। इस तरह से लिख सकते हो, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है ना भाई, अपने को टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा ना, सीधी सी बात है। आप पिज्जा वाले को साइकिल दोगे, क्या वो पिज्जा डिलीवर करके आएगा? नहीं करके आएगा, बाइक देनी पड़ेगी भाई उसको। सारे लोग बाइक दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी कल जमाना है, देखो चेंज का जमाना है, चेंज के साथ नहीं चलोगे तो आप कर ही नहीं पाओगे, ट्रेडिशन में खोजोगे, सही है। अब मेरे को जरूरत लगी तो मैंने पढ़ाना इस पे प्रोजेक्टर पे शुरू किया। पहले लोग क्या करते, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे, आज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं लोग पढ़ाने वाले, सही है। तो ये बात है, समझे, टेक्नोलॉजिकल चीजों को आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा, आपको पीछे नहीं हटना उन चीजों से। कंपोनेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, देखो लेजर्स, आजकल लेजर रोबोटिक भी चलने लग गया, आजकल फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी बहुत चीजें आने लगी, मेडिसिन्स भी बहुत ज्यादा आने लगी आजकल, हाईटेक मेडिसिन्स आने लगी, है ना। टेलीकम्युनिकेशन भी बहुत बढ़ चुका है ना, तो उसका भी यूज करा जाए। ये सारे कंपोनेंट है मतलब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है, देखो पॉलिटिकल का मतलब होता है सीधा ही नेता लोग नहीं होते जो, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी चेंज होता रहता है। देखो कभी किसी की सरकार आ जाती है, कभी किसी की सरकार आ जाती है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट रेफर्स टू द पॉलिटिकल कंडीशन इन द कंट्री एंड द एटीट्यूड ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट टुवर्ड्स द बिजनेस। उस बिजनेस के प्रति गवर्नमेंट का क्या रुझान है, जो गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है, जो गवर्नमेंट सेलेक्ट हुई है, उसका क्या रुझान है उस बिजनेस के प्रति, वो क्या सोचती है उस बिजनेस के प्रति। अब वो योगी आया यूपी के अंदर में, उसने सारी वो मुर्गे वाली दुकानें बंद करवा दी, नॉन वेजिटेरियन दुकानें बंद करवा दी। उन बिजनेस के बारे में गलत सोचता है अगला, पॉलिटिकल अगले की थिंकिंग है कि गलत है, अगलों की नजर में वो सही है लेकिन उसकी नजर में गलत है। वो नॉन वेजिटेरियन दुकानें नहीं होनी चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी तो होती है ना आपके बिजनेस में, सीधी सी बात है। देखो इट हैज ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस कम्युनिटी, इट मे हैव आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट अपॉन द बिजनेस। पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी इम्पैक्ट हो सकते हैं। देयरफॉर बिजनेसमैन मस्ट स्कैन इट्स, देखो कॉन्स्टेंटली एंड केयरफुली। इन्होंने मान लो भक्ति की ओर ज्यादा ध्यान दिया, भाई वैष्णो देवी जाना चाहिए, कोई कावड़िए जा रहे हैं तो उनको प्रॉपर फैसिलिटी दो, ये दो, तो उनका बिजनेस बढ़ गया ना जो फैसिलिटी दे रहे हैं, समझ आ रही है। तो ये बात होती है। अभी देखो एग्जांपल, स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन क्रिएट्स सर्टेनिटी ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अगर मान लो सरकार एक ही रह रही है, चेंज नहीं हो रही हर 4-5 साल में, तो क्या है, सर्टेनिटी रहेगी बिजनेस में चेंजेस ज्यादा आएंगे नहीं। पॉलिटिकल देखो अनरेस्ट क्रिएट अनसर्टेनिटी। अगर मान लो पॉलिटिक्स जो है अनरेस्ट रहती है, अगर मान लो चेंज होती रहती है, कभी कांग्रेस की सरकार आ गई, कभी बीजेपी की सरकार आ गई, तो क्या होएगा, अनसर्टेनिटी आती रहेगी, बिजनेस में चेंजेस आते रहेंगे। कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी आएगी कुछ कर देगी, कभी कुछ कर देगी, तो बिजनेस में तो इफेक्ट आएंगे ही आएंगे भाई, सीधी सी बात है, सही है। इसके बाद में देखो इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। देखो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्ड्स अप कॉन्फिडेंस। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है इकोनॉमी के अंदर में, तो बिल्ड होएगा कॉन्फिडेंस, बिल्ड होएगा अमॉन्ग बिजनेस पीपल टू इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। अचानक से कोई नई सरकार आ गई, सिस्टम बदल दिया, मैंने रिलायंस में पैसे लगाए हुए थे, रिलायंस कंपनी को लॉस हो गया, तो हमारे को भी लॉस हो गया ऑटोमेटिक। हमको क्या पता पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, क्या चेंज कर दे, समझ आ रही नहीं आ रही। देखो द एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल टुवर्ड्स बिजनेस में हैव आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है उनका एटीट्यूड बिजनेस के प्रति तुम्हारे, ठीक है। देखो इवन आफ्टर ओपनिंग इकोनॉमी 1991 में एलपीजी पॉलिसी चलाई थी गवर्नमेंट ने। फॉरेन कंपनीज देखो फाउंड इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कट थ्रू the bureaucratic red tape to get permitted for the doing business in India। इंडिया के अंदर में बिजनेस करने के लिए बहुत हाथ पैर मारने पड़ते थे फॉरेन कंपनीज को, आज नहीं मारने पड़ते। आज मेक इन इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम चला रखा है, पॉलिटिकल हिस्सा ही है ये भी, सही है। अभी देखो कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, देखो डोमिनेंट आइडियोलॉजी एंड वैल्यूज ऑफ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज। उनकी आइडियोलॉजी क्या है, वो किस लिए काम कर रहे हैं,
है ना, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ रूलिंग पार्टी, क्या क्या वो कर रही है, क्या क्या वो करना चाहती है। अब जैसे मान लो अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने स्कूल खोल दिए, कॉलेजेस खोल दिए, सारी चीज कर दी ना, उसकी आइडियोलॉजी अलग है। खट्टर की आइडियोलॉजी अलग है, वो अपना आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं ना, प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं ये लोग, ये सब आएगा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। सही है। लीगल एनवायरनमेंट, हमारे देश का लीगल एनवायरनमेंट क्या चल रहा है। लीगल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, एक्ट में कौन सी चीज पास है, क्या चीज है, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा ना आपको, सीधी सी बात है। देखो, लीगल एनवायरनमेंट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल एक्ट्स पास्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो भी एक्ट पास किए हैं उसके अनुसार चलना पड़ेगा ना आपको। जैसे कंपनीज एक्ट में कोई बात लिखी हुई है तो कंपनीज को उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। पार्टनरशिप एक्ट में जो भी बात लिखी हुई है आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जो एक्ट में बात लिखी हुई है वो ही मान्य होगी, उसके अलावा कोई बात मान्य नहीं होगी। आईपीसी एक्ट, इंडियन पिनल कोड के अंदर में जो भी बात लिखी हुई है वो मान्य होगी, सर्व मान्य होगी, सभी को माननी पड़ेगी, प्रधानमंत्री को भी माननी पड़ेगी वो बात। ठीक है, सभी कंपनीज को वो सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी ना। आपको लीगल एनवायरनमेंट को भी देखते हुए चलना चाहिए ताकि लीगल एनवायरनमेंट हार्म ना हो, ताकि तुम्हारे ऊपर कोई लीगली कुछ केस फाइल या फिर कुछ ऐसा ना हो जाए। सही है कि नहीं है? तो ये बात है। देखो, इट इज देखो इम्प्रेसिव फॉर मैनेजमेंट ऑफ एवरी एंटरप्राइज टू ओबे द लॉ ऑफ लैंड। मतलब क्या है, जिस जमीन पे आप काम कर रहे हो ना, उस जमीन के आपको लॉज, कानून को पालन करना पड़ेगा। कानून को मद्देनजर रखते हुए सारा काम करना पड़ेगा आपको, जब भी आपका बिजनेस चल सकता है मार्केट में। नहीं तो आपका आधे से ज्यादा टाइम ये केसेस सुलझाने में चला जाएगा। समझ आई? देखो, इसके बाद में क्या है, एन एडुकेट नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल एंड रेगुलेशन की नॉलेज होनी चाहिए आपको सारी की सारी, है ना। फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, ए प्री रिक्विजिट फॉर बेटर बिजनेस परफॉर्मेंस। एक बेटर बिजनेस परफॉर्मेंस के लिए देखो, बिजनेस मस्ट स्कैन इट्स रेगुलरली एंड केयरफुली। बिजनेस को प्रॉपर नॉलेज लेनी चाहिए, अगर नॉलेज ना हो तो केयरफुली। ठीक है, सारी की सारी चीजें। एग्जाम्पल देखो, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज कैन पुट द बिजनेस एंटरप्राइज इनटू लीगल प्रॉब्लम। लीगल प्रॉब्लम में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, अगर लीगल कंप्लायंस को पूरा नहीं करता। कंपनी है जो, मान लो कंपनीज लॉ को पूरा नहीं करती, कंपनी लॉ में कुछ लिखा हो, तुम कुछ और फॉलो कर रहे हो, है तो तुम्हारे ऊपर केस फाइल होगा। ठीक है, पार्टनरशिप में कुछ लिखा हो, पार्टनर फॉलो ही नहीं कर रहे वो चीज, तो गलत हो जाएगा ना। वहां पे लीगली कंप्लायंस आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, लॉफुली आप गुनहगार हो जाओगे, आपके ऊपर धाराएं लगेगी, आपको जेल में भी डाल सकते हैं उस केस में। फिर बात ये है, बिजनेस तो करना दूर की बात हुई, बिजनेसमैन ही जेल में चला जाएगा जब बिजनेस खाएगा, घेर देंगे थाने में। ठीक है, तो ये बात है। इम्पैक्ट ऑफ लीगल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, it create numerous opportunities and threat for various enterprise such as the following regulation are required to follow by the advisor। देखो, ये देखो भाई जो एडवाइजर है, मान लो लीगल एडवाइजर है, उसके एडवाइजरी को फॉलो करना चाहिए ना। अगर आपको नॉलेज नहीं है, लॉ के लिए एलएलबी पर्सन रखा गया होता है कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी एडवाइस को फॉलो करो। अब मान लो इनकम टैक्स वगैरह के लॉ को पालन करवाने के लिए सीए रखा होता है, कंपनीज लॉ वगैरह और सारी चीज को पालन करवाने के लिए सीएस रखा होता है, उसको पता होता है ना लॉ का, तभी तो रखते हैं इन लोगों को, ताकि लीगल कंप्लायंस पूरी हो सके। सही है कि नहीं है? इन बॉडीज को क्यों रखा जाता है, इन पर्सन को क्यों रखा जाता है, ताकि लीगल कंप्लायंस में दिक्कत ना आए, कल को कहीं फंस ना जाए, फंसेंगे तो ये बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात है। कंपोनेंट्स क्या, देखो जैसे कंपोनेंट इसके सारे एक्ट लिख देना, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, फैक्ट्री एक्ट 1948, कंपटीशन एक्ट 2002, है ना, इंडस्ट्रियल एक्ट 1951, लेबर लॉ में क्या होता है कि लेबर को कम से कम इतनी सैलरी मिलेगी, इतनी दिहाड़ी मिलेगी। अगर लेबर को सैलरी नहीं दी गई लॉ के अनुसार, लेबर कोर्ट में जा सकता है भाई, लेबर कोर्ट में जाके केस कर सकता है फाइल। आपको लेबर लॉ के अनुसार ही सैलरी वगैरह देनी पड़ेगी, है ना। ट्रेड यूनियन एक्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा, जितने भी एक्ट है लिख दो। सही है। इसके बाद में देखो 3.1 कंप्लीट होती है यहाँ पे। 3.2